ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 41 हार। ये आ रहा है जोआन फल की शक्ति। डेमन बियर पायरेट्स दल के एक समुद्री डाकू ने कहा, कैप्टन को अपने शैतानी फल का उपयोग करते देखना दुर्लभ है। वो बदमाश खत्म हो चुका है। उसे हमारे साथ, डेमन बियर समुद्री डाकुओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। एक बार कैप्टन बदल जाता है तो उसकी रक्षा अभेद्य हो जाती है। कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डेमन बियर समुद्री लुटेरों का मूड तुरंत अच्छा हो गया जब उन्होंने ऊंची आवाजें निकालकर अपने कप्तान का उत्साहवर्धन किया। रिच की डरावनी सांसों ने आसपास के क्षेत्र को ढक लिया, जबकि उसके 20 फीट लंबे क्रू रूप ने फिशमैन जिले के निवासियों को भयभीत कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा बदमाश, रिच दहाड़ा और अपने चमकदार तीखे पंजों से हमला किया। एक शक्तिशाली वार हवा में फैलकर ब्लेज तक पहुंचा और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने का इरादा किया। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। हमले की आशंका को देखते हुए ब्लेज ने अपने सोरू कौशल को पूरी तरह से आजमाया और रिच के पीछे चला गया। उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूमती लपटें तेज हो गई, जिससे एक विशाल ब्लेड का आकार बन गया जो लगभग 2 फीट तक फैला हुआ था। ब्लेड से भयानक तापमान निकल रहा था और लाल नारंगी रंग की लौ उसके किनारों पर चमक रही थी। इसका तापमान ब्लेज द्वारा अब तक दिखाए गए तापमान से बिल्कुल अलग था। हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए वो रिज की पीठ पर गिरा और अपनी पूरी ताकत से ज्वाला की धार पर वार किया। रिज, जो लक्ष्य पर निशाना लगाने में विफल रहा, उसने अपनी पीठ पर एक खतरनाक पूर्वाभास महसूस किया। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक नुकीली चीज उसकी पीठ में घुस गई। दर्द से चीखते हुए उसने अपने पंजों से उसकी पीठ तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि रिच पर वार करने के बाद ब्लेज ने ब्लेड को वापस नहीं लिया, बल्कि उसे उसकी पीठ पर ही छोड़ दिया ताकि उसके अंदरूनी अंग जल जाए। रिच को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो घायल हो गया है, लेकिन असहनीय दर्द उसे ये एहसास करा रहा था कि उसकी अभेद्य खाल फट गई है। इसके अलावा उसकी पीठ पर लगी आग की लपटें उसके अंदरूनी अंगों को जलाती रहती है। लेकिन उसके लिए ये अंत नहीं है। अपनी दृष्टि के कोने से उसने देखा कि ब्लेज ने अपना दाहिना पैर ब्लेड पर रखा हुआ है। ये देखकर रिच क्रोध और भय से दहाड़ उठा। उसने पंजों से उसकी पीठ खुजलाकर और शरीर हिलाकर ब्लेज को अपनी पीठ से हटाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। ब्लेज ने ब्लेड को ऐसी स्थिति में मारा जो रिच के हाथ से संभव नहीं था। इसके अलावा वो एक परिवर्तित अवस्था में था, जिससे ये असंभव हो गया। नहीं, रिच मन ही मन चिल्लाया। इनमें से किसी ने भी ब्लेज को ब्लेड को जोर से पटकने और उसे रिच की पीठ में घुसाने से नहीं रोका। उसके बाद वो शांति से रिच के पीछे से भाग निकला। धप! विशाल भालू, जिसका रूपांतरित रिच था, जमीन पर गिर गया और अपने पैरों पर खड़ा होने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्लेज के ब्लेड ने उसकी रीढ़ की हड्डी के हिस्से को बुरी तरह घायल कर दिया। रिच को जो दर्द हो रहा है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्वाला की धार हर पल उसके आंतरिक अंगों को जलाती रहती है। मुंह में खून थूकते हुए रिज ने अपना रूपांतरण रद्द कर दिया और अपने मानव रूप में लौट आया। उसकी पीठ पर एक चाकू का घाव देखा जा सकता था, जिससे लाल धुआं निकल रहा था। भले ही ये प्रक्रिया लंबी लग सकती है, लेकिन सब कुछ दिल की धड़कन के समय में हुआ। जब आसपास के दर्शकों और डेमन बियर समुद्री लुटेरों ने प्रतिक्रिया की, तो ये पहले ही समाप्त हो चुका था। चुप रहो, पूर्णतया चुप रहो। एक क्षण में रिज एक विशाल डरावने भालू में बदल गया, जिसने उन्हें अंदर तक डरा दिया। लेकिन इससे पहले कि वे अपने आतंक से बाहर आ पाते, वो जमीन पर गिर पड़ा। जहां तक डेमन बियर समुद्री लुटेरों की बात है, तो वे सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। वे सभी सोच रहे थे, आखिर कौन बता सकता है कि क्या हुआ? उनके अजय अभेद्य कप्तान पलक झपकते ही पराजित हो गए। वे सभी अकल्पनीय भाव से वही जड़वत खड़े रहे। मुझे लगता है कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। हाँ, ये सही है, अन्यथा हमारा कप्तान कैसे पराजित हो सकता था? एक समुद्री डाकू पागल भाव से हंसा। दूसरी तरफ गियोन और ग्लेव ने भी अपनी लड़ाई रोक दी। ऐसा नहीं है कि वे अब और नहीं लड़ सकते थे। रिच के हारते ही ग्लेव ने अपनी लड़ाई की भावना खो दी। वो जानता था कि अब उनका अंत हो चुका है। रिच के बिना डेमन बियर समुद्री डाकू एक खाली खोल के अलावा कुछ नहीं है। उसी क्षण रिच विशुद्ध इच्छा शक्ति और अविश्वसनीय दृढ़ता के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कितनी प्रबल जीवन शक्ति! अविश्वसनीय! एक ही कृति में किसी भी पात्र को कम नहीं आंका जा सकता। ब्लेज भी उसकी दृढ़ भावना से हैरान था। रिज इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि वो एक अनजान व्यक्ति से हार गया है। मेरी महत्वाकांक्षा नई दुनिया है, मैं यहां नहीं गिरूंगा। दहाड़ते हुए वो अपने घायल शरीर से ब्लेज पर झपटा। उसकी मुट्ठी में कोई ताकत नहीं थी, केवल उसकी आंखों में उसके दिल की दृढ़ता दिख रही थी। ब्लेज ने शांतिपूर्वक अपने शरीर को दाईं ओर घुमाकर वार को टाल दिया। वार करने में विफल होने पर रिज ने अपना संतुलन खो दिया और एक बार फिर जमीन पर गिर गया। शेर दिल वाले,
वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और ब्लेज का सामना किया, जबकि उसका चेहरा गिरने से धूल से खरोंच गया था। ये डेमन बियर समुद्री डाकुओं के लिए एक दुखद और असहनीय दृश्य था। मुझे कहना ही पड़ेगा, मैं प्रभावित हूं। पहले तो मैंने तुम्हें मार डालने के बारे में सोचा था, लेकिन अब नहीं। ब्लेज ने रिज की अदम्य भावना को देखकर टिप्पणी की। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। चलो, मैं अभी गिरा नहीं हूं। ब्लेज की सद्भावना को अस्वीकार करते हुए रिच पागलों की तरह हंसा। यह दृश्य देखकर ग्लेव ने अपनी हैचेट पर पकड़ मजबूत कर ली, जबकि डेमन बियर समुद्री लुटेरों ने अपने हथियार निकाल लिए और किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार हो गए। माहौल तनावपूर्ण था। वहां खड़े मछुआरे घुटन महसूस कर रहे थे और उन्हें डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। जैसी आपकी इच्छा। अपना दाहिना पैर पटकते हुए ब्लेज रिच के सामने आया और अपनी कोहनी से, जो ऊष्मा ऊर्जा से लिपटी हुई थी, रिच की छाती पर प्रहार किया। टकराना। रिच समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और तीव्र बल के साथ हवा में ऊपर उछला। ब्लेज ने अपनी मुट्ठी बांध ली, जबकि धधकती लपटें उसके हाथ को जकड़ रही थी। ब्लेज ने रिच पर निशाना साधा, जो उसके सिर से कुछ फीट ऊपर था। उसके हाथ से आग का एक विशाल स्तंभ निकला और रिज पर जा गिरा। इस बार रिज ने हमले से बचने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ही बुरी तरह घायल था और अंत में ब्लेज के हमले से उसकी छाती की कुछ हड्डियां टूट गई। इसके अलावा वो हवा में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अपनी आंखें बंद करके उसने हमले का स्वागत किया, जबकि उसकी आंखों के सामने उसकी समुद्री डाकू जिंदगी की तस्वीरें घूम रही थी। अध्याय 42। सूर्य समुद्री डाकुओं का आगमन। आग के तूफान ने रिच के शरीर को पूरी तरह से आग से रोशन कर दिया। जब उसका शरीर जमीन से टकराया तो उसकी त्वचा पूरी तरह पिघल गई, जबकि उसके मांस के हिस्से में जलने के घाव हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि हमले से बेहोश होने के बावजूद वो अभी भी सांस ले रहा है। कैप्टन। डेमन बियर समुद्री डाकू आगे बढ़े, जबकि उनमें से कुछ ने ब्लेज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी उसकी शक्तिशाली गर्मी भरी सांस से दूर उड़ गए। ग्लेव के लिए उसे गियोन ने रोक दिया था। चूंकि वो लाइन के अंत में था, इसलिए ग्लेव ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। मरो, 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 चिल्लाते हुए उसने पागल नजर से गियोन पर अपनी कुल्हाड़ी से शक्तिशाली हवा के ब्लेड भेजे। अभी उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो अपने सामने खड़ी बाधा को खत्म करे और अपने कैप्टन रिच की मदद करे। इसलिए उसके हमले भयंकर और जंगली थे और वो जियोन को बुरी तरह घायल करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर ब्लेज दुखी हो गया। मुझे उस पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी। वो ग्लेव का उपयोग करके गियोन की तलवार कौशल को कम करना चाहता था, क्योंकि ग्लेव में / फल की शक्ति होती है। गियोन की तलवार कौशल को बढ़ाने के लिए एक उत्तम शैतान फल क्षमता, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ग्लेव गियोन से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होगा। खैर, गियोन को पहले ही उसकी कमजोरी समझ लेनी चाहिए थी। अब उनकी लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। सोचते हुए ब्लेज ने सोचा और अत्यधिक गर्मी के कारण उसके सामने कुछ गोलियां चल गई। अपना हाथ हिलाते हुए उसने ग्लेव की ओर गोलियां चलाई, जो उससे कुछ दूरी पर था। चूंकि वो गियोन से लड़ रहा था, इसलिए उसने हमले का अनुमान नहीं लगाया था। गर्मी की गोलियां बीच में मुड़ गई और गियोन से बचते हुए ग्लेव पर जा लगी। 2 गोलियां उसके पैरों में लगी, 2 उसकी पसलियों के क्षेत्र में लगी, जबकि अन्य 2 उसके कंधों पर लगी। अचानक हुए हमले ने ग्लेव को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और गियोन के लिए एक रास्ता बना दिया। तलवार की कोई आंख नहीं है। हालांकि गियोन ने असामान्यता को नोटिस किया कि वो अपनी तलवार को बेरमी से ग्लेव को काटने से नहीं रोक पाई। / खून बिखरा हुआ था। ग्लेव के दाहिने सीने से लेकर पेट के निचले हिस्से तक एक बड़ा घाव दिखाई दिया। धप। घुटनों के बल पर झुकने के कारण ग्लेव ने मुंह में खून थूक दिया। जल्द ही उसकी चेतना अंधकार में डूब गई, जबकि उसका शरीर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। गियोन मुड़ी और मौत ने ब्लेज को ऐसे घूरा जैसे वह उसे अपनी आंखों से मार डालना चाहती हो, जबकि ब्लेज ने उसे केवल एक क्षमा प्रार्थी मुस्कान दिखाई। एक सच्चे तलवारबाज को अपनी लड़ाई में बाधा डालना पसंद नहीं होता। गियोन उसी तरह का व्यक्ति है, लेकिन ब्लेज उसे इस लड़ाई को और आगे नहीं खींचने दे सकता। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन उसके कानों में गूंजा। डिंग। नष्ट हुए डेमन बियर समुद्री डाकू कैप्टन रिज और उनका दल। पुरस्कार 1.0 संविधान प्लस 1.0 शैतान फल क्षमता प्लस 1.0 निःशुल्क विशेषता बिंदु। इनाम देखकर ब्लेज के होंठ थोड़े मुड़ गए। जैसा कि मैंने सोचा था कि इनाम समुद्री डाकू की ताकत और इनाम के अनुसार अलग अलग होता है। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने अपने विशेषता पैनल की जांच की। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 21.1। शैतान फल क्षमता 21.3। हकी कोई नहीं। भंडारण में आइटम कोई नहीं। निःशुल्क विशेषता बिंदु 1.0। ब्लेज को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ
कि उनके डेविल फ्रूट की क्षमता में 0.2 अंकों की वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं अपनी डेविल शक्ति का उपयोग करता हूं, विशेषताएं और बढ़ती जाती है। जहां तक निःशुल्क विशेषता बिंदु का प्रश्न है, उन्होंने इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लिया। ब्लेज को पता था कि आज उसकी किस्मत अच्छी है। अगर रिज ने बिना बदलाव किए उसके खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखी होती तो वो उसे आसानी से नहीं हरा पाता। दुर्भाग्यवश इस फल द्वारा प्रदान किया गया पूर्ण भालू का रूप रिच के शरीर को और अधिक मजबूत बना देता है, जिससे वो एक आसान लक्ष्य बन जाता है। यद्यपि शैतानी फल ने उसे अद्वितीय शक्ति और ठोस रक्षा प्रदान की, लेकिन इसने उसकी गति और त्वरित प्रतिक्रिया को कम कर दिया, जिससे वो ब्लेज के तेज हमले से बचने में असमर्थ हो गया। भविष्य में वो हकी का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाने के बाद एक कठिन प्रतिद्वंदी बन सकता था। आखिरकार उसका शैतानी फल जैक के जू नोमी मॉडल मैमथ जैसा ही है। अफसोस की बात है कि वो ब्लेज से हार गया और उसे जल्द ही इम्पेल डाउन भेज दिया जाएगा। गियोन क्रोधित चेहरे के साथ ब्लेज की ओर चला और पूछा, तुमने लड़ाई में बाधा क्यों डाली? क्या इसलिए कि तुम्हें लगा कि मैं हार जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ताकत बचाओ। हमारे पास एक कंपनी है। यह कहते हुए ब्लेज ने एक खास दिशा में देखा। अपनी दृष्टि के अनुसार गियोन ने फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के बाहर लाल सूरज के साथ एक समुद्री डाकू जहाज को मंडराते देखा। सूर्य के समुद्री डाकू, वे यहां क्यों आए? फिशमैन डिस्ट्रिक्ट उनका घर है, और क्या आपको लगता है कि वे चुपचाप खड़े होकर कुछ मानव समुद्री डाकुओं को अपने साथी भाइयों और बहनों का अपहरण करते हुए देखेंगे? ब्लेज ने जवाब दिया। सन लुटेरों का आना उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वे आएंगे। मूल श्रृंखला में अधिकांश मानव समुद्री डाकू दल उनके हाथों खत्म हो गए थे। स्वाभाविक रूप से उनके और फिशमैन जिले के निवासियों के बीच संचार है। अगर कुछ होता है तो वे ज्यादातर समय यहां बचाव के लिए मौजूद रहेंगे। भले ही आज ब्लेज यहां नहीं होता, तो भी सन समुद्री लुटेरों ने निश्चित रूप से डेमनबियर समुद्री लुटेरों को उत्पात मचाने से रोक दिया होता। ब्लेज ने जहाज पर कुछ परिचित चेहरे देखे। फिशर टाइगर, जिनबेई, अरलोंग, हैचन, अलादीन, च्यू और अन्य। फिशर टाइगर, ब्लेज ने अपने दिल में बुदबुदाया। वो उनके साहस और गुलामों को विश्व कुलीनों से मुक्त करने के फैसले का सम्मान करता है। मनुष्य के प्रति नाराजगी के अलावा वो एक बेहतरीन किरदार है। मूल श्रृंखला में वो 3 साल में मर जाएगा। कितना अफसोस। चूंकि मैं यहां हूं, चलो इसे मजे के लिए बदल देते हैं। शाह, फिशमैन डिस्ट्रिक्ट आज जीवंत दिख रहा है, लेकिन हमें बचाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। जहाज से उछलकर अरलोंग ब्लेज की ओर दौड़ा। रुको, आरलोंग। जिनबेई ने आरलोंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अरलोंग, हो। ब्लेज ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, जबकि उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। वो अरलोंग और उसके चरित्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो स्वभाव से बहुत ही आत्मविश्वासी और घमंडी व्यक्ति है, जबकि वो सोचता है कि मछुआरे ही श्रेष्ठ जाति है। तुम इंसानी बदमाश इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले इंसान हो। चलो मैं तुम्हें फिशमैन का आतंक दिखाता हूं। ब्लेज के शांत चेहरे को देखकर अरलोंग और भी क्रोधित हो गया। तुम्हारा अस्तित्व ही एक अक्षम्य अपराध है। मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं। अरलोंग की मनुष्यों के प्रति घृणा उसकी हड्डियों में गहराई तक समाई हुई है। वो मनुष्यों में भय पैदा करना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि फिशमैन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उसकी महत्वाकांक्षा महान है, लेकिन उसने जो रास्ता चुना है वो गलत है। अध्याय 10। जिनबे और फिशर टाइगर। बुलबुला अवरोध को पार करते हुए अरलोंग ने अपना किरबाची उठाया, जो 6 आरी जैसे दांतों वाला एक विशाल काला डंडा था। तलवार का विशाल आकार एक साधारण प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए काफी है। अरलोंग की प्राकृतिक जन्मजात ताकत के साथ मिलकर ब्लेड भारी तबाही मचा सकता है, लेकिन ब्लेज के सामने ये एक और हथियार के अलावा कुछ नहीं है। अपने किरबाची को उन्मत्त तरीके से घुमाते हुए अरलोंग ने अपनी पूरी ताकत से ब्लेज पर हमला किया। उसका हथियार हवा में चीरता हुआ ब्लेज के चेहरे के सामने आ गया। उस समय होडी और उसके साथी दूर से सन पायरेट्स के आने से बहुत उत्साहित थे। इसके अलावा अरलोंग की हरकत ने उन्हें अंदर तक रोमांचित कर दिया। अरलोंग सान एक ही झटके में मानव को मार डालेगा। होडी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और सितारों भरी आंखों से टकराव को देखा। हाँ, उस इंसान अरलोंग सान को मार डालो। अन्य बच्चे भी खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे वे स्तब्ध रह गए। ब्लेज ने आसानी से अपने बाएं हाथ से किरबाची को पकड़ लिया, जबकि उसके दाहिने हाथ ने अरलोंग की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। टकरा जाना। थोड़ी सी ताकत लगाने पर उसने अपने बाएं हाथ में जो किरबाची पकड़ी थी वो कई टुकड़ों में बिखर गई, जबकि उसका दाहिना हाथ गर्मी से जलने लगा और अरलोंग की गर्दन झुलसने लगी। मैं आपकी बातें ठीक से नहीं सुन पाया, क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? ब्लेज ने बेपरवाही से पूछा। आह! अरलोंग चिल्लाया। उसकी त्वचा में जलन वाला दर्द महसूस हो रहा था,
जबकि उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। चाहे वो कितना भी प्रयास करे, वो थोड़ी सी भी शक्ति नहीं जुटा पाता था और शक्तिहीनता की भावना उस पर हावी हो जाती थी, किसी भी क्षण बलि के लिए तैयार मुर्गे की तरह, कि अरलोंग बिना किसी प्रयास के पराजित हो गया। वो मानव कितना शक्तिशाली है, एक मछुआरे ने अविश्वास में कहा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सभी मछुआरे और मरफोक इस दृश्य से चौंक गए। जब ब्लेज ने रिज को हराया तो उन्हें ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वे रिज के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। जहां तक अरलोंग की बात है, वो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में एक तरह का बॉस है जिसके पास बहुत ताकत है। वे इस तथ्य को समझ नहीं पाए कि उसे हराया जा सकता है। यहां तक कि संत समुद्री डाकू जो अरलोंग से परिचित थे, अप्रत्याशित विकास से अचंभित थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है और कैसे जवाब देना है, इसलिए वे सभी जिनबेई और फिशर टाइगर की ओर देखने लगे। वो मूर्ख, जिनबे ने बुदबुदाया, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो पूरे डेमन बियर समुद्री डाकुओं को खत्म कर दे। इससे पहले कि फिशर टाइगर कुछ टिप्पणी कर पाते, जिनबे भी जहाज से कूद पड़े और अरलोंग की ओर दौड़ पड़े। नहीं, अरलोंग सान कभी भी इंसानों से नहीं हारेगा। होडी ने झल्लाहट में अपने दांत पीस लिए। गियोन, तुम जाकर रिज और ग्लेव ले आओ। उन्हें सीस्टोन कफ से बांधना मत भूलना, ब्लेज ने कहा, जबकि गियोन ने स्वीकार किया। मानव, उसे छोड़ दो। उसी क्षण जिनबे पूरी गति से उस पर टूट पड़ा और काफी दूरी से मुक्का मारा। आघात के बल से हवा में उपस्थित जलवाष्प के माध्यम से एक शक्तिशाली तरंग उत्पन्न हुई, जिससे आघात तरंग उत्पन्न हुई। फिशमैन कराटे, ब्लेज ने मुस्कुराते हुए अपना एक मुक्का मारा। जिनबे की तरह उसकी मुट्ठी से एक शक्तिशाली गर्म हवा आगे की ओर फूटी। धमाका, दोनों सेनाएं बीच हवा में टकराई, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने सभी दिशाओं में एक दमनकारी बल भेजा, जिससे सभी लोग घबरा गए। थके हुए अरलोंग को एक तरफ फेंककर उसने गंभीर चेहरे के साथ जिनबे का सामना किया। सच कहा जाए तो वो जिनबे को संभालने में आश्वस्त नहीं था, जो पोर्टगास डी एस से समान स्तर पर लड़ सकता था, जबकि एस के पास लोगिया शक्तियां थी। हालांकि अब का जिनबे उतना मजबूत नहीं है और उसने अभी तक हाकी नहीं सीखी है, जैसा कि उसने श्रृंखला में देखा था। फिशमैन कराटे में उसकी दक्षता ब्लेज को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। ब्लेज इतना अहंकारी नहीं था कि वो ये सोचे कि वो ऐसे व्यक्ति से बराबरी के स्तर पर लड़ सकता है और जीत सकता है। जिनबे और ब्लेज आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे को गौर से देख रहे थे और किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार थे। जिनबे ब्लेज की ताकत और उसकी कम उम्र से हैरान था, लेकिन बस इतना ही। जिनबे का सामना करते हुए ब्लेज पर थोड़ा दबाव था, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। उसका दिल उसे इसकी इजाजत नहीं देगा। वास्तव में वो इतने मजबूत प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए उत्साहित है। उसके अंदर से एक जोरदार लड़ाकू भावना फूट पड़ी जो चारों तरफ फैल गई। ब्लेज का पूरा शरीर गर्म हो गया और उसके शरीर से आग की लपटें निकलकर उसकी बाहों में लिपट गई। ब्लेज के अचानक परिवर्तन और अत्याचारी शक्ति ने जिनबे और फिशर टाइगर को चकित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इसके लिए क्या करना होगा। उसके इरादे को समझते हुए जिनबे ने भी उसका सामना करने के लिए लड़ने की मुद्रा अपना ली, लेकिन उसे फिशर टाइगर ने रोक दिया, जो उसके बगल में प्रकट हुआ। बंद करो जिनबे, उसके दिल में हमारे खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं ये महसूस कर सकता हूं। इसके अलावा उसने समुद्री डाकुओं को हराया और फिशमैन जिले की रक्षा की। हमें उसका आभारी होना चाहिए। बॉस, जिनबे ने टाइगर की ओर देखा और अंततः उसकी बातें सुनी। ओह, आप फिशर टाइगर हैं, गुलामों के नायक, वही जिसने मैरी जियोविस को चुनौती दी थी और सभी गुलामों को मुक्त कराने के लिए पूरे शहर को जला दिया था, ब्लेज बोला। यह सुनकर फिशर टाइगर ने आंखें मूंद ली, जबकि ब्लेज ने आगे कहा, तुमने वो किया जो अनगिनत लोग सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं इसके लिए तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूं। ब्लेज के शब्दों ने उसे थोड़ा चौंका दिया, क्योंकि किसी भी इंसान ने कभी उसकी इतनी प्रशंसा नहीं की थी। आप कौन हैं? मैं एक मरीन प्रशिक्षु हूं। हमारे पास बहुत समय है, हम भविष्य में मिलेंगे, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे। मेरा सामना करने के लिए तैयार रहो। मैं जल्द ही तुम्हें सूर्य समुद्री डाकुओं को खोजने आऊंगा। ब्लेज मुस्कुराया। चलो गियोन, हम जा रहे हैं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि फिशर टाइगर अपने दिल में क्या सोचता है। वो बस मुड़ा और बेपरवाही से रिज को अपने कंधे पर उठाकर उस क्षेत्र से चला गया, जबकि गियोन ग्लेव को उठाए हुए था। किसी ने उसे नहीं रोका, वे हिम्मत नहीं जुटा पाए। जैसे ही ब्लेज उनकी नजरों से ओझल हुआ, वो कान से कान तक मुस्कुराने लगा। उसने अपने दिल में सोचा, मैंने कुछ बढ़िया शब्द कहे और पता नहीं कि मेरे शब्दों ने जिनबे और फिशर टाइगर को प्रभावित किया या नहीं। ब्लेज कुन, तुम मूर्खतापूर्ण तरीके से क्यों हंस रहे हो? गियो ने पूछा। कुछ नहीं। अध्याय 44, शार्ली की भविष्यवाणी। जैसे ही ब्लेज उस क्षेत्र से बाहर गया, टाइगर और फिशर टाइगर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे एक दूसरे को हैरानी भरे भाव से देखने लगे। सबसे पहले
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज मरीन होगा। दूसरे, वे बता सकते थे कि इंसान उनके रंगरूप और नस्ल के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करता। ये उनके लिए एक झटका था। टाइगर ने टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि मरीन्स को एक और शक्तिशाली व्यक्ति मिल गया है। हाँ जिनबे, मुझे लगता है कि मानव युवा हमारे पीछे आएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था। वो उन सभी मनुष्यों से अलग है जिनसे मैंने अब तक मुलाकात की है। वो एक कठिन प्रतिद्वंदी होने जा रहा है। क्या कह रहे हो बॉस? हालांकि वो शक्तिशाली लगता है, लेकिन वो हम दोनों को हरा पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिनबे ने हंसते हुए कहा। टाइगर ने अपना सिर हिलाया और अरलों की ओर देखा। चलो उसे जहाज पर ले चलते हैं, उसका घाव बहुत बुरा लग रहा है। इस बीच राजा नेपच्यून और रानी ओटोमे को भी फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में घटी घटना की सूचना मिली, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। ब्लेज और गियोन सतह तक जाने के लिए लेपित जहाज की तलाश में फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के किनारे की ओर चले गए। रुको! एक शार्क मरमेड एक क्रिस्टल बॉल लिए हुए, एक हुड वाली बैंगनी ब्लाउज पहने हुए उनकी ओर बढ़ी। वो कोई और नहीं बल्कि शायरली है, जिसे 1 घंटे पहले ब्लेज ने बचाया था। मूल श्रृंखला के विपरीत वो काफी युवा दिखती है और उसका आकार सामान्य मनुष्यों जैसा ही है। ओह, ये तो आप है, ब्लेज मुस्कुराया। मेरा नाम शायरली है, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं उसे धन्यवाद देते हुए शायरली झिझकी, जैसे उसके मन में कुछ था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे कैसे कहे। हाँ, डरो मत, तुम जो चाहो कह सकती हो, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं करूंगा। ब्लेज ने आश्वस्त करते हुए मन ही मन सोचा, क्या इसलिए कि उसे कोई स्वप्न आया था? शायरली ने अपना दिल मजबूत किया और बोली, मैंने तुम्हारा भविष्य देखा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम जल्द ही मरने वाले हो, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे। वो वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसने उसे इतनी परेशान करने वाली खबर सुनाई। वो दोषी और घबराई हुई महसूस कर रही थी। उसने ब्लेज को अपनी भविष्यवाणी के बारे में सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। यह सुनकर ब्लेज ने आह भरी, जबकि गियोन ने क्रोध में अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या? तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? उसके गुस्से को देखकर शार्ली डर के मारे पीछे हट गया। जियोन, शांत हो जाओ, तुम उसे डरा रहे हो। ब्लेज ने उसे पकड़ लिया और पीछे धकेल दिया। वो लेकिन मुझे लगता है कि वो सच कह रही है। ब्लेज ने शायरली से पूछा, तुमने क्या देखा? मुझे नहीं पता, ये सब धुंधला था। समुद्र, लपटें, तलवारें, इंसान, ये पूरी तरह विनाश था। तुम इसके बीच में थे और तुम्हारे शरीर पर गहरे घाव थे। शायरली ने रोते हुए बताया कि उसने क्या देखा। ब्लेज को पता था कि उसकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक है। उसने समुद्री डाकुओं के महान युग की शुरुआत के साथ साथ मरीन फोर्ड के शिखर सम्मेलन युद्ध और व्हाइटबर्ड की मृत्यु के परिणाम की भी भविष्यवाणी की थी। यह सब सच हुआ। अगर आप पूछें कि क्या ब्लेज को भविष्यवाणी से डर लगता है? हाँ, डर लगता है। उसे मौत से नहीं डर लगता है, लेकिन ऐसी मौत से डर लगता है जिसमें कोई उपलब्धि ना हो। जो आना है वो अंततः आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ब्लेज के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। यह देखकर शायरली ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? हाँ, मुझे क्यों डरना चाहिए? मौत सबको आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। ब्लेज ने हंसते हुए शायरली और गियोन को चौंका दिया। दोनों ने सोचा वो पागल हो गया है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। आसमान की ओर हाथ बढ़ाते हुए ब्लेज ने अपने दिल की बात कही, मैं एक रंगीन और रोमांचक जीवन जीने जा रहा हूं। मेरा सपना दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनना और शिखर पर खड़ा होना है। तो क्या हुआ अगर मैं इस प्रक्रिया में मर भी जाऊं? मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके शब्दों ने गियोन को चौंका दिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज के दिल में इतना जुनून है। वो हमेशा आश्चर्य करती थी कि वो मजबूत बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है। अब उसे इसका जवाब पता चल गया था। गियोन अपने लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते हैं। मजबूत बनने का रास्ता आसान नहीं है। इससे पहले कि वो उसकी हैरानी से बाहर आ पाती, ब्लेज के मुंह से एक जोरदार सांस निकली और उसने गियोन और शायरली को दूर धकेल दिया, जिससे वे दोनों चौंक गए। फिर भी अगर कोई मेरी जान लेना चाहे तो ये आसान नहीं होगा। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो खुले हाथों से मौत का स्वागत करता हो। यदि कोई मेरा खून निकालना चाहता है तो उसे अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ब्लेज ने मुस्कुराते हुए कहा। शायरली के शब्दों ने उसकी मानसिकता को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उसे और मजबूत कर दिया। मजबूत बनने की उसकी इच्छा पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो पहले ही अच्छी जिंदगी जी चुके हैं और एक बार मर चुके हैं, इसलिए उनके दिल में तुच्छ जीवन के लिए कोई जगह नहीं है। भले ही इस जीवन में उसका समय छोटा है, लेकिन वो चाहता है कि ये एक उल्कापिन की तरह हो, अनोखा, साहसिक और बिना किसी पछतावे के। कितनी शक्तिशाली सांस है। क्या ये हकी है? गियोन ने सोचा। वो पूरी तरह से दब गई थी और एक उंगली भी नहीं उठा पा रही थी, जबकि शायरली और भी बुरी हालत में थी। ब्लेज कुन, गियोन ने पुकारा। ब्लेज को उसके विचारों से बाहर निकाला। उनकी स्थिति को देखते हुए ब्लेज ने तुरंत अनजाने में छोड़ी गई सांस को वापस लिया और माफी मांगी। मुझे अपनी भविष्यवाणी नहीं बतानी चाहिए थी।
मैं नहीं चाहता कि मछुआरे के राज्य के प्रति दयालुता दिखाने वाला इंसान मर जाए। शायरली ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आपकी भविष्यवाणी से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वास्तव में आपने इसे अद्भुत बना दिया है। वास्तव में? हाँ, अब निश्चिंत होकर वापस जाओ। अपना ख्याल रखना, शायरली। ब्लेज ने उसे शांत करने के लिए उसका कंधा थपथपाया। तुम भी, ये कहकर शायरली तैरकर दूर चला गया। ब्लेज कुन, क्या तुम ठीक हो? गियोन ने चिंतित स्वर में पूछा। तुम क्या सोचते हो? ब्लेज ने धूर्तता से पूछा, जबकि गियोन ने नाक भौं सिकोड़ी। लेकिन वो अंदर से राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपना दिमाग नहीं खोया है, और साथ ही वो उसके दृढ़ हृदय से प्रभावित भी थी। यदि कोई और उसकी जगह होता तो अब तक वो पूरी तरह से पागल हो चुका होता। चलो चले, गियोन। जिस तरह वे फिशमैन द्वीप पर आए थे, उसी तरह ब्लेज ने समुद्री डाकुओं के दल को पीटा और धमकी दी कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें पानी की सतह पर ले जाएं। ठीक इसी तरह ब्लेज और गियोन बेहोश रिज और ग्लेव को लेकर फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से चले गए। अध्याय 45 मूल्यांकन। एडमिरल सेंगोकू कार्यालय, मैरिनफोर्ड। सेंगोकू के निर्देशानुसार ब्लेज और गियोन अपने शिकार अभियान को आगे जारी रखे बिना मैरिनफोर्ड लौट आए। यह सिर्फ इतना था कि सेंगोकू को उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज वास्तव में डेमन समुद्री डाकुओं को नष्ट कर देगा और रिज और ग्लेव को पकड़ लेगा, जिनका संयुक्त इनाम 230 मिलियन बेरीज तक पहुंच गया था। रिज और ग्लेव को अपना शेष जीवनकाल बिताने के लिए सीधे नीचे भेजा गया। आपको शिकार मिशन जारी रखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यह आपके लिए निरर्थक है। चलो अपने रैंक तय करने से पहले अन्य रंगरूटों के कार्य पूरा करने का इंतजार करें। सेंगोकू ने सावधानी पूर्वक सोचने के बाद कहा। वो जानते थे कि ब्लेज की ताकत उस स्तर तक पहुंच गई है जहां ऐसे निम्न स्तरीय परीक्षण का कोई मतलब नहीं है। ओह हाँ, गैर्ब तुमसे मिलना चाहता है। तुम उससे उसके दफ्तर में मिल सकते हो। उससे बुरी बातें मत सीखो, सेंगोकू ने सख्ती से कहा। गियोन, तुम रुको। ब्लेज ने सेंगोकू को सम्मानपूर्वक सलामी दी और गियोन की ओर देखे बिना कार्यालय से बाहर निकल गया। जैसे ही ब्लेज कमरे से बाहर गया, सेंगोकू अपनी सीट पर वापस आ गया और गियोन को घूरने लगा। बैठो, गियोन, और मुझे बताओ कि क्या हुआ। हाँ, एडमिरल सेंगोकू के सामने बैठे हुए गियोन ने एक गहरी सांस ली और यात्रा में हुई घटनाओं को याद किया। फिशमैन द्वीप की उनकी यात्रा से लेकर राजा और रानी से मुलाकात, डेमन समुद्री डाकुओं को नष्ट करना, फिशमैन समुद्री डाकुओं से मुठभेड़ और अंत में शायरली की भविष्यवाणी। सब कुछ सुनकर सेंगोकू ने एक मिनट विचार किया और बोला, आप पूरे समय ब्लेज के साथ थे। मुझे अपना ईमानदार विचार बताएं, और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लक्ष्य की स्पष्ट समझ है। वो अपने दिल की सुनता है और उन आदेशों को नहीं सुनता जो उसकी अंतरात्मा के विरुद्ध है। गियोन ने उत्तर दिया। क्या तुमने कोई कमजोरी महसूस की? सेंगोकू ने फिर पूछा, जबकि इस बार गियोन जवाब देने में झिझक रहा था। गियोन, मुझे पता है कि ऐसा लग सकता है कि मैंने तुम्हें ब्लेज पर जासूसी करने के लिए भेजा है, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं ये उसके भले के लिए कर रहा हूं। आप जानते हैं कि सबाउडी में क्या हुआ था। अगर फ्लीट एडमिरल कोंग ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो विश्व सरकार ने पहले ही उसे खत्म करने का आदेश दे दिया होता। कोई भी व्यक्ति दिव्य ड्रैगन को अपमानित करके मुक्त नहीं हो सकता। मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, सेंगोकू ने धैर्यपूर्वक समझाया। अपने दिल को मजबूत करते हुए गियोन बोली, उसे गुलामी से बेहद नफरत है और गुलामों के लिए उसके दिल में एक नरम जगह है। मुझे लगता है कि ये उसके अतीत की वजह से है। सेंगोकू ने समझ में अपना सिर हिलाया, जबकि गियोन ने बात जारी रखी। यहां तक कि पानी के अंदर भी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता है, बस वो अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा उसकी शैतानी शक्ति भी अजीब है। जब मैं पहली बार उससे मिला था तो उसकी शैतानी फल क्षमता बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अब मैं इसकी क्षमता की सीमा नहीं बता सकता, क्योंकि उसके फल की क्षमता उसके साथ बेहतर हो गई है। जियोन ने वो सब कुछ बताया जो वो जानती थी। वो अपने दिल में दोषी महसूस कर रही थी और जानती थी कि उसने ब्लेज का उस पर भरोसा तोड़कर उसके साथ विश्वासघात किया है। सेंगोकू ने आह भरी, क्योंकि उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली थी। बस इतना ही? हाँ, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सुरु ने मुझे विशेष रूप से तुम्हें अपनी यूनिट में रखने के लिए कहा है। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है? हाँ। निर्णय से सहमत होकर गियोन अपनी सीट से उठकर जाने लगी, लेकिन बीच में ही रुक गई और बोली, सेंगोकू-सान, मैं ब्लेज के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। जारी रखें। मैंने तुमसे कहा था कि एक शार्क मत्स्यांगना ने ब्लेज की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। गियोन बोला, यह सच होना चाहिए। मेरे पास एक रिपोर्ट और सबूत है कि उसने अब तक जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई है। सेंगोकू ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। ब्लेज को भी उसकी भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था, जिसका मतलब है कि वो उसकी क्षमता के बारे में जानता था। फिर भी जब उसने अपनी मृत्यु के बारे में सुना तो वो भी नहीं हिला।
उसे अपनी मौत का जरा भी डर नहीं है। उसके जैसे इंसान को कोई नहीं रोक सकता, भले ही उसमें अनगिनत कमजोरियां हों। ये कहते हुए गियोन बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। उसकी बातें सुनकर और उसके हाव भाव देखकर सेंगोकू ने बेबसी में अपनी कनपटी रगड़ी। वो बता सकता था कि गियोन ऐसा करने से परेशान है, लेकिन उसके पास उसे भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार वो एकमात्र ऐसी महिला है जो ब्लेज के थोड़े करीब है। जैसे ही गियोन ऑफिस से बाहर निकली, वो ब्लेज को बाहर इंतजार करते देख दंग रह गई। वो हकलाते हुए बोली, मैं इसकी चिंता मत करो। एक अनुशासित मरीन के रूप में आप उच्च रैंक के अधिकारी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। ब्लेज ने बेपरवाही से कहा, जैसे उसे इसकी परवाह ही न हो। तुम्हें पता है? गियोन ने पूछा। ब्लेज ने कंधे उचकाए। मैंने अनुमान लगाया। जब सेंगोकू-सान ने तुम्हें मेरे पीछे आने को कहा तो मुझे पता था कि उसके मन में कुछ चल रहा था। यह सुनकर गियोन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे भूख लग रही है, मैं भोजन के लिए जा रहा हूं, क्या तुम आना चाहोगे? ब्लेज ने पुकारा, लेकिन गियोन ने विनम्रता से मना कर दिया। ठीक है। ब्लेज वहां से चला गया। जहां तक गियोन का सवाल है, उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आंसू रोक लिए। मैंने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने सही काम किया? उसे खुद पर निराशा हुई और उसने अपने किए पर सवाल उठाया। पहले तो जब सेंगोकू ने उसे ब्लेज की हरकतों पर नजर रखने और उसकी रिपोर्ट करने को कहा तो उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन ब्लेज का पीछा करने के बाद उसका मन बदल गया। वैसे भी वो जो कुछ भी कर चुकी है उसे वापस नहीं ले सकती। वो जानती थी कि ब्लेज नाराज है। उसने उसकी आंखों में ये देखा। उनकी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ब्लेज के लिए वो गैर्ब से मिलने नहीं गया। वो पास के एक रेस्तरां में गया और एक बोतल शराब और मांस का ऑर्डर दिया। शराब का एक घूंट पीते हुए ब्लेज ने उन बातों को याद किया जो वन पीस की दुनिया में आने के बाद उनके साथ घटित हुई थी। वो गियोन को दोष नहीं देता, क्योंकि वो अभी भी एक युवा महिला है, अनुभवहीन और भोली। फिर भी वो थोड़ा निराश महसूस करता है, क्योंकि वो भी भावनाओं वाला एक इंसान है। हाय। पूरी बोतल गटकते हुए ब्लेज शायरली की भविष्यवाणी के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया और उसे स्फूर्ति महसूस हुई। मजबूत बनना ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूं। मैं अपने दिल को छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होने दे सकती। सोचते सोचते ब्लेज गैर्ब से मिलने उसके दफ्तर चला गया। दरवाजा खटखटाने की परवाह किए बिना वो अंदर चला गया। जैसा कि उसने सोचा था, गैर्ब डेस्क के पीछे मुंह खोले और जोर जोर से खर्राटे लेते हुए सो रहा था। उसे जागने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने देखा कि ब्लेज उसके सामने बैठा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। वाइस एडमिरल गैर्ब, मरीन के हीरो के रूप में आप मेरे जैसे अनगिनत युवा मरीन के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। आपको हम सभी के लिए आदर्श होना चाहिए, न कि इसके विपरीत। तुम बदमाश बच्चे, तुम कब वापस आए? गैर्ब ने जम्हाई लेते हुए पूछा। बस अब। मैंने सुना है कि आप डेमन बियर समुद्री डाकुओं के पीछे थे, क्या हुआ? ब्लेज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चूंकि ब्लेज ने ये नौकरी ले ली है, तो क्या आपको लगता है कि वे मुझसे बच सकते हैं? मैंने उन्हें इंपेल डाउन भेज दिया है। लगता है आपकी ताकत में सुधार हुआ है। थोड़ा सा। सेंगोकू-सान ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है?